इस एक साल में जितनी बड़ी लूट इस हरियाणा प्रदेश में मची, शायद ही किसी स्टेट में ऐसा हुआ होगा। लॉकडाउन में तो सारी हदें पार हो गई। किसान के खेत की फसल लूट ली, गेहूं लूट ली, धान लूट लिया, बाजरा और मक्का लूट लिया, सरसों लूट लिया। ये जेजेपी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी और ये सरकार भी मुझे लगता नहीं कि आगे 6 महीने में चल पाएगी। जांच का बहाना बना करके हर चीज को लिपापोती करके डस्टबिन में डालते हैं। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम बातचीत करेंगे अभय सिंह चौटाला जी से। इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। इनसे जानेंगे कि सरकार का एक साल कैसा रहा, इनका क्या कहना है इस मामले में। सबसे पहले अभय जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद। अभय जी, बीजेपी जेजेपी और निर्दलियों के गठबंधन की सरकार का एक साल पूरा हो चुका है। इस एक साल को आप कैसे देखते हैं? इस एक साल में जितनी बड़ी लूट इस हरियाणा प्रदेश में मची, शायद ही किसी स्टेट में ऐसा हुआ होगा। लॉकडाउन में तो सारी हदें पार हो गई। किसान के खेत की फसल लूट ली, गेहूं लूट ली, धान लूट लिया, बाजरा और मक्का लूट लिया, सरसों लूट ली। शराब का ऐसा माफिया खड़ा हो गया इस प्रदेश में, जिसने अनेक गोदामों में खिड़कियां तोड़ करके शराब की चोरी करके 1,20,000 बोतल लॉकडाउन के दौरान गांव में बेची, शहर और कस्बों में बेची। जबकि लॉकडाउन में हालत तो ऐसी थी कि कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। बावजूद उसके इतनी पुलिस थी सारी जगह पे लगी हुई, फिर भी शराब माफिया जो है इस दारू बेचने में और ना केवल बेचने में, चोरी करके ट्रकों के ट्रक दारू के ला करके हरियाणा में बेचे। इसका मतलब प्रशासन का भी दिवालिया पिट गया। साथ साथ डिपार्टमेंट के लोग सफाई देते हैं और कहते हैं कि हमने जो शराब पकड़ रखी थी, जो शराबें रखी हुई थी गोडाउन में, हम उसकी जांच कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने एसआईटी का गठन किया, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। इसका मतलब सारा का सारा सरकारी तंत्र जो है आपस में मिला हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, छोटे छोटे बच्चों से लॉकडाउन में 5-5 रुपए मांगने का काम इस सरकार ने किया। यहाँ तक भी मंदिर और गुरुद्वारों से भी पैसे ले लिए। जिन लोगों ने समाज सेवा करके गरीबों को खाना दिया उस वक़्त में, उन्होंने तो उस खाने को भी अपने खाते में दिखा करके सरकारी पैसे को अपनी जेब में डाल लिया। आप पूछ रहे हो कि एक साल में इनको क्या कहा जाए। एक साल में जितनी लूट मची है, अगर इसकी जांच हो जाए तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचता इस प्रदेश की सरकार का जिस पे बड़ा जो है भ्रष्टाचार को लेकर के सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगी। अभय जी, सरकार के जो लोग हैं, सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो सीएम है, डिप्टी सीएम है या दूसरे लोग हैं, वो एक साल की विशेषकर कोरोना पीरियड को में अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं। क्या किया कोरोना में इन्होंने? इस लॉकडाउन में बताए तो सही कि हमने लोगों के फायदे के लिए कोई काम किया। उस लॉकडाउन में मैंने बताया तो आपको कि कैसे गेहूं में लूट मचाई और किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने, विज साहब जो ये कहते हैं कि
मैं मेरे डिपार्टमेंट में पत्ता नहीं हिलने देता। वहाँ पे भी जो पीपी किट है जो 300 रुपये कीमत की है उसको 1067 रुपये में खरीदा गया। और भ्रष्टाचार क्या करेंगे? ये तो लोगों का दिया हुआ पैसा भी खा गए। जो कोरोना के नाम पे लोगों ने पैसा जो कोई इनको दिया उसको भी खाने का काम किया। अबे जी 5 नवंबर को विधानसभा का सेशन है, 3 कृषि कानून जो है लागू हो चुके हैं, इस पर विधानसभा में आपका क्या रुख रहेगा? हम पहले दिन से इसका विरोध करते हैं और विधानसभा में जब मुझे बोलने का समय मिलेगा मैं इस इशू पे सरकार से खुल करके सारा पूछूंगा भी। और हम कहेंगे कि ये काले कानून वापस हो, इसके लिए एक प्रस्ताव जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। हम 40% धान और गेहूं जो है हरियाणा पैदा करके इस देश के 40% लोगों का पेट भरने का काम करती है। अगर वहाँ एमएसपी नहीं मिलेगी, वहाँ पे मंडियाँ बंद हो जाएगी, तो फिर किसान तो उजड़ जाएगा। अगर कंपनियाँ आ जाएगी तो मान के चलो किसान के हाथ से ज़मीन छीन करके कंपनी ले जाएगी। ऐसे कानून जो इन्होंने बनाए हैं, इसके विरोध में हमने 20 नवंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली में किसान बचाओ रैली रखी है। आपको इनवाइट करेंगे सबको। कितना किसान प्रदेश का इकट्ठा होगा, किस तरह से अपना गुस्से का इजहार करेगा, उस दिन फिर फैसला लेंगे कि कैसे करना है। अबे जी प्राइवेट मेंबर बिल जो लाने की बात हो रही है, विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका कहना है कि उसके लिए समय 15 दिन का कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। 15 दिन के समय की बात कर दी और 15 दिन बीच में दिए ही नहीं। जब 15 दिन दिए ही नहीं तो फिर 15 दिन की बात क्यों करते हो? या तो आप पहले बताओ, महीना, 2 महीना, 1.5 महीना कि हम इस तारीख को सेशन बुला रहे हैं। आप 10 दिन पहले कहते हो कि हम इस दिन सेशन बुलाएंगे, सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने जो इसके ऊपर पहले से जो कॉलिंग अटेंशन दे रखे हैं उन पर चर्चा कराई। हमने जो किसानों के खिलाफ उस वक्त जो अध्यादेश आया था उसको लेकर के काम रोको प्रस्ताव दे रखे है, कॉलिंग अटेंशन दे रखी है, उस पर चर्चा कराई। जो प्राइवेट बिल की बात है, मैंने अपनी तरफ से 3 अलग अलग बिल जो है आज ही सबमिट कराए हैं। मुझे लगता नहीं कि स्पीकर उन पर चर्चा कराएंगे, लेकिन स्पीकर साहब को भी इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जितना समय आप किताब के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से बता रहे हो, तो फिर आपको उसी तरीके से सेशन भी बुलाना चाहिए। अबे जी जो गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, लोगों के लिए तो कानून है, इनके लिए मनमर्जी। हमें तो रूल बुक दिखाएंगे। इन्होंने किस रूल के तहत जो है सेशन के अनाउंसमेंट 15 दिन पहले, जिसमें 15 दिन का गैप ही नहीं रखा, वो कैसे कर ली फिर? अबे जी अगर देखा जाए बीजेपी और जेजेपी, क्योंकि गठबंधन में है दोनों दोनों फिलहाल ये दावा दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है कि ये गठबंधन अटूट है। लुटेरे हैं, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हैं। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जेजेपी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी और ये सरकार भी मुझे लगता नहीं कि आगे 6 महीने भी चल पाएगी। सरकार जाएगी, सरकार गिरेगी, मध्यवर्ती चुनाव होगा। अभी जी जिस प्रकार से जो बीजेपी में गए थे बहुत से चेहरे, बहुत से पूर्व विधायक, उस टाइम तो विधायक भी थे कई, चाहे इनेलो से गए या और दलों से गए, अब वो धीरे धीरे सरकने लगे हैं वहाँ से। जैसे परविंदर ढुल ने कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाया, रामपाल माजरा और कई आपके भी संपर्क में होंगे। जो भी कोई गए बीजेपी में, हर आदमी सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है। वहाँ तो सम्मान और इज्जत नाम की तो चीज़ ही नहीं है। ये तो
वो लोग हैं जो लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके अपमानित करते हैं। मुझे लगता नहीं कि जो लोग उस वक़्त गए थे वो तो सब लोग इनको छोड़ करके जाएंगे। इनकी अपनी पार्टी में अब जो मौजूदा एमएलए हैं वो भी बहुत सारे आज छोड़ने को तैयार बैठे हैं। ऐसे कारण क्या लगते हैं जो आप कह रहे हैं कि इनके विधायक भी छोड़ने को तैयार बैठे हैं? ज्ञानचंद गुप्ता जी से पूछो जाके, जब लॉकडाउन था उन्होंने एमएलए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। बीजेपी के और जेजेपी के विधायकों ने उनके सामने खुल करके अपना रोना रोया। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी कोई सुनने वाले नहीं है। जेजेपी वाले तो रोज़ रोते हैं, आप रोज़ देखते हैं उनको, रोज़ कहते हैं ये हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है कहीं, हम तो फंस के खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के भी अनेक एमएलए ने इस बात की शिकायत करी और यहाँ तक भी असीम गोयल तो आपके विधानसभा के बाहर आके धरने पे बैठ गया, तो फिर कमी क्या रहेगी? जेजेपी के विधायकों को तो अब चेयरमैनिया देकर प्रशंसित किया जा रहा है। अगर किसी में इंसानियत होगी, अगर कोई किसान के घर में पैदा हुआ होगा तो इसको भी ठुकराएगा। एक ने ठुकरा दिया, बाकी भी ठुकराएंगे। इन चीज़ों से कोई आदमी राजी नहीं रह सकता। अपमान जो है उस अपमान को किसी को चेयरमैन दे के कम नहीं किया जा सकता। अगर उनमें इंसानियत है, वो कहीं लोगों के नुमाइंदे हैं, अगर कहीं वो उनका भरोसा है तो फिर छोड़ के आएंगे। अभी जी सबसे बड़ा इशू आज की डेट में जो है युवा वर्ग को रोजगार को लेकर है, सरकारी नौकरी का और प्राइवेट दोनों सेक्टर हैं। सरकारी और गैर सरकारी का इसलिए आपसे चर्चा करनी जरूरी है कि आप अनुभवी पॉलिटिशियन हैं। प्राइवेट सेक्टर में 75% का वायदा था जेजेपी का, और सरकारी नौकरियां एक साल में जितनी की निकली उसके बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? ये जेजेपी वाले जो हैं जब हमारे साथ थे, ये दुष्यंत सबसे ज़्यादा इस इशू को टच करता था, सबसे ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कहता था कि हम 75% युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। और सबसे ज़्यादा आपके प्रेस के लोगों के बीच में ये भी कहता था कि बाहर के लोगों की भर्ती हो रही है। इसको लेकर सरकार का बहुत विरोध करता था। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगना था। क्या हरियाणा प्रदेश में कोई इस काबिल नहीं था जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चेयरमैन बना सकते हैं? वो भी बिहार से लाके लगा दिया। हमारे यहाँ IAS अफसर था, लेकिन रहने वाला तो बिहार का है, हरियाणा से तो कोई संबंध नहीं, उसको लगा दिया। अब करके देखे ना विरोधी है, अब तो जा करके बधाई देते हैं कि मुबारक को आपको चेयरमैन लगा दिया। अभी जी आरटीए को दोबारा डीटीओ में कन्वर्ट किया जा रहा है और सभी डिपार्टमेंटों में छूट दी जा रही है कि क्लास 1 अफसरों को वहां पर तैनाती करने के लिए तैनाती शुरू भी हो गई है, जबकि अभी डीटीओ का कार्यभार शुरू नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुई। आज क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी थे जिनका काम क्राइम को रोकना है, वो तो डीटीओ लगा दिए, किसी बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन बना दिए, कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट दे दिया, कहीं बिजली का विभाग दे दिया। ये वो अफसर हैं जिनको ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं। अगर इनको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अहम पोस्टों पे रखते और इनको इस बात की छूट देते कि भी तुम इस क्राइम को ख़त्म करो प्रदेश से, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अफसर जो है क्राइम पे बहुत कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो इनका काम था, जैसे इनकी सिलेक्शन होके आई थी, IPS अधिकारी को आप किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा दोगे, वो कैसे उसको निभा पाएगा? उसकी ट्रेनिंग जो है क्राइम रोकने की है, उसकी ट्रेनिंग मिट्टी उठाने की नहीं, उसकी ट्रेनिंग कोई बिजली के तार खिंचवाने की नहीं, उसकी ट्रेनिंग कोई ओवरलोडिंग बसों को, ट्रकों को जाते हुए रोकने की नहीं। उसका काम है क्राइम कैसे रुके।
अभी आईपीएस अफसर और जो भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती है उसका काम क्राइम रोकना है, उसका काम प्रदेश में शांति बना करके रखना है। वो तो उनसे ले लिया। जो एचसीएस अफसर थे जिनको इन पोस्टों पे लगाना चाहिए था, उनको खाली करके छोड़ दिया। उनको कहाँ लगाएंगे, क्या लेंगे उनसे, क्या कराएंगे? रोडवेज में भी डीएसपी लगा दिया, जीएम रोडवेज में। दिवालियाँ नहीं पिटिया इनका। रोडवेज की बसें जो है अब डीएसपी चलाएंगे। क्या हालत कर दी प्रदेश की इन्होंने। अभी जी पिछले दिनों जब आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा था कि एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास विभाग है, 9 विभाग, 9 भ्रष्टाचार हुए, उन दिनों 9 महीने हुए थे सरकार को बने। उनका इस मामले में दुष्यंत चौटाला का ये कहना था कि जब कोई परिवर्तन किया जाता है, कोई पारदर्शिता लाने के काम किए जाते हैं तो इस तरह की बातें उठती हैं। जिसके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है वो पारदर्शिता की बात करता है। वो कहता है कि हमने इसकी जांच करा ली, तो तेरे डिपार्टमेंट के ऊपर तो लोगों ने जो है शक जाहिर किया है। तू कहता है मैंने इंक्वायरी करा ली, तो वही भ्रष्टाचार करे, वही अपने आप को क्लीन चिट दे। इसकी जांच कराओ ना कोई सिटिंग जज से। ये जो शराब वाला इशू है, इसकी जांच कहाँ गई? फिर उसको लाओ, बताओ क्या किया है, उनकी रिपोर्ट क्या है वो दिखाओ। जांच का बहाना बना करके हर चीज को लिपापोती करके डस्टबिन में डालते हैं। अबे जी जो विधानसभा सेशन है, इसमें आपके ऐसे अहम इश्यूज क्या हैं जो आप उठाने की तैयारी में हैं? मैंने 11 कॉलिंग अटेंशन दिए हुए हैं पहले से, और पीछे स्पीकर जो था डिप्टी स्पीकर, उसने भी, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने, दोनों ने ये इंश्योर किया था कि जब इसको कंटिन्यू करेंगे आगे तब आप अपने इन सब इश्यूज के ऊपर चर्चा कर लेना। हम स्पीकर से कहेंगे कि इस पर चर्चा कराओ, आपने वायदा किया था विधानसभा में, और जो दिए हुए हैं उनके ऊपर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जांच की मांग करेंगे, सिटिंग जज से जांच हो, इस चीज़ की मांग करेंगे। धन्यवाद अभय जी। तो ये है अभय सिंह चौटाला, वरिष्ठ नेता हैं इनेलो के, इसके अलावा विधायक भी हैं। इनका कहना है कि जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन है ये 6 महीने से अधिक कब चलने वाला नहीं है, इनका ये दावा है। दूसरा, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 11 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हुए हैं विधानसभा में। 5 नवंबर को जो सेशन शुरू होने जा रहा है उसमें इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।